हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां। हम लोग पहले यहाँ पर थ्योरी करते हैं और लास्ट में इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम प्रीवियस क्वेश्चंस को लास्ट में देखते हैं। ठीक है। कल मैंने आप सभी का टेस्ट लिया था, बहुत कम लोगों ने देखा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब आपकी एक बार 6, 7, 8 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या बस क्लास देखने से आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, क्लास देखने से हो जाएगा। आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, कोई बात नहीं। मैंने बहुत ही कम प्राइस में खुद से नोट्स टाइप किया हुआ है। हैंड राइटिंग का भी कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही अच्छे से टाइप किया है फोटोज के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप नोट्स ले लीजिए और क्लास देखते रहो। आप बैठे हो, काम कर रहे हो, ऐसे क्लास को सुनते रहो और नोट्स से रिवीजन करते रहो। बहुत अच्छे से नोट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है और मेरे पास डेली फीडबैक आता है कि हमारा आपके नोट्स से जो है और क्लासेस जो है उससे क्लियर हुआ है। ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाना ताकि आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहें। देखिए, आज की ये जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चंस तो लास्ट में दिखाऊंगी कितना घुमा के पूछा हुआ है। तो डिटेल में जो चीज़ें नहीं पढ़ेगा ना उससे पेपर तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके पहले सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आज हमारा 1000 लाइक्स का टारगेट है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप प्लीज लाइक करें अगर आपको पसंद आता है। यहाँ पर देखो, कुछ लोग शासक कैसे बने। अच्छा, आज के समय में जो है प्रधानमंत्री बनना है, कुछ भी बनना है तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग होगी, हम लोग वोट वगैरह देते हैं, फिर जिसके पास मेजोरिटी होती है वो उसकी सरकार बन जाती है। पहले शासक कैसे बनते थे, वोटिंग होती थी या फिर ये आपका मतदान, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित किया जाता था और वो आयोग मतलब जो यज्ञ है उसको करके कोई भी राजा आराम से बन जाता था। तो वही सेम प्रोसेस बनना है कि आखिर में ये यज्ञ कौन सा है जिसमें हमको ये राजा बनना है। उसी में से एक यज्ञ होता है आपका अश्वमेध यज्ञ। एक तरीके का ये आयोजन होता है। मान लो कोई राजा है जिसको अश्वमेध यज्ञ करना है, वो क्या करेगा, अपने घोड़े को जो है ऐसे ही घूमने के लिए छोड़ देगा। अब दूसरा यहाँ पर एक राजा है, उसने क्या किया, इस घोड़े को जो यज्ञ कर रहा है उसके घोड़े को यहाँ पर पकड़ लिया। अब जैसे इसने इसको पकड़ा, मतलब रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ये दोनों फिर आपस में लड़ाई करेंगे। और मान लो इसको अगर लगता है कि यार ये पावरफुल है, लड़ाई वड़ाई कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसके घोड़े को जाने देता है। ये सेम प्रोसेस होता है और ये आपसे पूरी स्टोरी पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ देंगे। इस घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसको वहां पर करना पड़ेगा अश्वमेध यज्ञ। अब मान लीजिए उसने रोक लिया है तो उसको वहां पर अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है ना उससे क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ती थी। और दूसरा केस ये है कि मान लो अगर उसने उसको जाने दिया घोड़े को, तो इसका मान लिया जाता था कि इसने इसीलिए जाने दिया है क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है ना वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है उससे। समझ गए आप जो कहानी मैंने आपको सुनाई। इसके बाद उन राजाओं को क्या किया जाएगा, यज्ञ में इन्विटेशन दिया जाएगा कि ठीक है भाई, लड़ाई करनी पड़ेगी तो भी मान लो वो जीत जाएगा तो भी वो अश्वमेध उसका कंप्लीट ही हो जाएगा। और अगर उसने उसको जाने दिया घोड़े को तो इसका मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब सभी लोगों को इन्विटेशन दिया जाएगा, यज्ञ में शामिल होइए। यह यज्ञ जो है कौन कंप्लीट कराएगा, तो आपको पता ही है जो पुरोहित होते थे वो। इसके लिए उनको, अब जो पुरोहित कराएगा उसको गिफ्ट वगैरह तो मिलेगा ही रिस्पेक्ट के लिए, तो उनको उपहार से सम्मानित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो यज्ञ में आमंत्रित जितने भी राजा होंगे ना वो सब उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे उस राजा के लिए। ठीक है। अब इन सभी आयोजनों में सबसे मुख्य स्थान तो भाई राजा का ही है क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसका सिंहासन भी बहुत ऊंचा बनाया जाता है। मतलब बेसिकली देख लो तो जो जितना पावरफुल है उसकी चेयर उतनी ऊंची होगी। आपने हमारे प्रेसिडेंट जी का भी चेयर देखा ही होगा। तो उसका जो राज सिंहासन है या बाकी खाल के लिए एक बड़ा विशेष जो है आसन पे बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी है, सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है। तो यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणगान का गान करेगा। आपसे ये पूरा पूछेगा कि अश्वमेध यज्ञ कौन करता है, इसमें किसको किसको बुलाया जाता है, कौन कौन गिफ्ट लेकर आएगा और किसको नहीं बुलाया जाता है, ये भी पूछेगा। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी नहीं रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अब इनकी एक रानी तो होती नहीं थी, इनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता था, अनुष्ठान वगैरह। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम क्या होता था, चुपचाप बैठिए और आप इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। राजा के ऊपर जो है पुरोहित वो पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य बहुत सारे अनुष्ठान करेगा। ठीक है। अब जिसे आप वैश्य बोलते हो, मतलब विष या फिर वैश्य जैसे जो सामान्य लोग होंगे वो भी क्या लेकर आएंगे, उपहार लेकर आएंगे। बट पुरोहित जिनको शूद्र मानते थे, ठीक है, उन्हें
कोई भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। और यही लाइन पूछी गई है कि अश्वमेध यज्ञ में कौन शामिल नहीं हो सकता है, तो शूद्र। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? पुरोहित के अकॉर्डिंग। ये लोग उनको मानते थे कि भाई ये लोग शूद्र हैं। आप समझ ही सकते हैं कि पहले जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कितनी खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट करता था, मतलब कितनी खतरनाक चीज़ें होती थी कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी जाति के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा समाज में। तो ये था कि ये लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, और ये लाइन पूछी हुई है। उसके बाद से देखिए, अब ये वर्ण व्यवस्था समझ लीजिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो आ ही चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं पता होगा। 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आपको काम भी पूछेगा तो ब्राह्मण का काम था वेद की पढ़ाई करो, तुम यज्ञ करो, ठीक है। और इसके लिए इनको गिफ्ट वगैरह मिलता था। क्षत्रिय का काम करना था लड़ाई करो, मतलब युद्ध करो, लोगों की रक्षा करो। जो वैश्य होते थे उनका बेसिकली जो है खेती, पशुपालन, व्यापार। और जो शूद्र था, इनका काम था कि ये जो 3 है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना, ये इनका काम था। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, जो चीज़ें पूछी जाएंगी सिर्फ मैं वही आपको बताऊंगी, क्योंकि बेकार की चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इवन एनसीईआरटी अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कभी पूछा ही नहीं जाता है। अब जनपद देखिए, अब आपने समझ लिया कि किस तरीके से लोग राजा बन जाते थे अश्वमेध यज्ञ करके। अब महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर वो जनपद के राजा माने जाने लगे। ठीक है, क्योंकि भाई उन्होंने महायज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ। सोचिए, वो उस समय के लिए बहुत पावरफुल होता था, क्योंकि जो वो करता है वो राजा बहुत बहुत शक्तिशाली होता था। तो इसीलिए वो अब जन का राजा नहीं है, अब वो जनपद का राजा है। जनपद का मतलब होता है कि जन के बसने की जगह। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ जनपद के बारे में आपको बताऊंगी। पुरातत्वविदों ने इनकी जो है इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई भी की है, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ये सब जनपद हैं। ठीक है, एटा के पास अंतरिजी खेड़ा, ये भी है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ी में भी रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। ये सारी चीजें मिली हैं खुदाई में। चावल, गेहूं, धान, इन सभी का वो फसल उगाते थे उस समय। ठीक है, चलिए और क्या चीजें मिली हैं? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, क्योंकि ये सारे बर्तन भी मिले हैं। ये देखिए इस तरीके का, और ये देखिए इस पे कुछ ऐसे ज्यामिति टाइप के कुछ आपको चीजें भी दिखेंगे। तो मिट्टी के बर्तन जो हैं वो भी बनाते थे, और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, क्योंकि इस पर चित्रकारी की गई है, सरल रेखा या फिर ज्यामिति। तो ऐसे बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, आप देखिए ज्यामिति का इस पे कुछ आपको आकार दिख रहा होगा। तो हमने देखा कि जो यज्ञ कर लिया, अब वो जनपद का राजा है। ठीक है, जन का राजा, अब वो जनपद का राजा है, क्योंकि वो पावरफुल है। अब महाजनपद से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस पे कर नहीं वसूलते थे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस पे वसूलते थे। देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जिनको हमने कहा महाजनपद। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि कौन से ऐसे 4 महाजनपद हैं। जैसे कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखो कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, जैसे कि पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब किलों का निर्माण बहुत ही विशाल किया था सेफ्टी के लिए। कुछ राजा तो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर दिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितनी शक्ति है, कितना धन है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी होती थी, क्योंकि काफ़ी ईंटों की, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ेगा। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है बनाने के लिए, क्योंकि बनाने के लिए तो भाई स्त्री पुरुष बच्चे सब मिलकर बनाते थे। ये देखिए एक बार आप, ये इतनी ऊंची ऊंची दीवार। और ये आपको ना उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है उसके पास ऐसा मिला हुआ है, ईंट की दीवार का अवशेष है 2500 साल पहले। तो इतनी आसानी से तो बना नहीं होगा, इसमें लाखों ईंटों, लाख पत्थर, स्त्री पुरुष बच्चों ने सबने मिलकर, क्योंकि संसाधन की आवश्यकता तो पड़ी ही होगी, तो ऐसी चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार आप महाजनपद और उनके नगर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, एक हमारा ये तक्षशिला यहाँ पर है, हस्तिनापुर हो गया, ये आपका वैशाली हो गया, ये मगध हो गया, ये हम कौशाम्बी। तो एक बार आप मैप में देख लीजिए कि कौन सा किस एरिया में, इसे क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप
मैंने पिछली क्लास में जिन्होंने क्लास देखी होगी वहाँ पर मैंने डिटेल में चीज़ें बताई थी नदियों के बारे में। जैसे कि हमारी सिंधु नदी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी आपका झेलम, आपका चिनाब, यहाँ पर हमारा रावी नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई, यहाँ से आपकी काबुल नदी यहाँ पर इस तरीके से निकलती है, यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये पूरा, ये देखिए पश्चिमी घाट है। और इसी साइड में आपका अरब सागर है, ये भी पूछता है। और यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपका श्रीलंका हो गया, यहाँ पर आपका केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो मैप वगैरह तो देखते रहो, क्योंकि स्टेट के नाम पूछता है, पश्चिमी घाट में कौन सा है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। नदियाँ पूछेगा आपसे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिम से, पूरब से, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया महाजनपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसमें कितने लोगों की मेहनत होती है ये भी हमने चीज़ें देख ली। और ये मैंने आपको एक फ़ोटोज़ भी दिखा दिया, ये है कौसाम्बी किले की दीवार। ये देखिए इतनी, अभी हमें फ़ोटोज़ में छोटा लग रहा है ना, बट ये बहुत विशाल है, जिसने देखा होगा। चलिए, तो अब क्या हुआ कि राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित जो है सैलरी वगैरह देकर पूरे साल रखते थे। कुछ भुगतान जो है संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आहत सिक्के जो ऐसे फोटोज वगैरह से बनी होती थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है ये टैक्स, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि किस पे ये लोग कर वसूलते नहीं थे। देखो, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो अब इतनी सारी चीज़ें बनेगी तो उनको संसाधन की तो जरूरत पड़ेगा ही, इसके लिए उनको कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा ना समय समय पर जो भी गिफ्ट वगैरह आता था ना, उस पर डिपेंड ना रहकर अब ये लोग नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब सोचिए, खर्चा इनका खुद का है, तो इसके लिए ये क्या करेंगे, दूसरे लोगों से टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि इनको इतनी चीज़ें बनवानी है। अगर विशाल किला ना बनवाना हो, ना बड़ी सेना रखनी हो, तो इतनी सारी चीज़ों की जरूरत ना पड़े। कुल मिलाकर वही है कि फैसिलिटी आपको चाहिए, बट वसूलेंगे हम आम लोगों से। ठीक है, तो यही सेम चीज़ पूछा हुआ है, तो इसलिए सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो ये लोग अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। किन किन चीज़ों पर ये लोग टैक्स लगाए थे ये याद कर लो। इन्होंने कोई फसल तैयार कर रहा है, उस पर ये लोग अपना कर वसूलेंगे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक या संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो ये लोग इतनी सारी चीज़ों पर, क्योंकि गिफ्ट वगैरह से इनका काम नहीं चल पा रहा था, तो ये लोग सोचे कि भाई ये सारा काम पे हम लोग टैक्स लगा देते हैं, हमारे सारे संसाधन की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सब याद रखना है। कृषि में भी परिवर्तन होने लगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, जैसे कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। यहीं से महाजनपद के ही बात से क्या हुआ कि पहले ना लकड़ी वगैरह के होते थे, तो उतना वो अच्छा नहीं होता था, क्योंकि जमीन की खुदाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती थी। अब लोहे का बनने लगा, तो कठोर से कठोर जमीन भी जो है अच्छे से उसकी जो है जो जुताई वगैरह होता है वो हो जाएगा। पहले कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में अब लोहे के फाल से बड़ा आसानी से जोत लेते थे। अब इससे फसल की उपज बढ़ गई। दूसरा जो है, लोगों ने धान के भी पौधों को रोपण शुरू किया। तो 2 चीजें का परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन लोहे के फाल, दूसरा धान के पौधों का रोपण। ठीक है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में जो बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, तो इससे पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो कृषि में 2 परिवर्तन आए, लोहे का फाल और दूसरा धान के पौधों का रोपण। ठीक है, बीज के बजाय अब वो लोग खुद उसको रोपने लगे। आपने देखा होगा जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, धान की खेती। अब ये हमारा 2 साम्राज्य पढ़ लेते हैं। एक है मगध। अब मगध मैंने यहाँ पर आपको दिखाया होगा इस मैप में, रुकिए, या फिर आगे होगा यहाँ पर, चलो कोई नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें नहीं है, नीचे होगा। देखिए, मगध और वज्जी, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि मगध है, लगभग 200 सालों के भीतर ना मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब आप समझ रहे होंगे ना जनपद का मतलब क्या होता है। जनपद का राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था। और ये याद रखना है कि गंगा और सोन जैसी नदियां जो है ना, वो मगध से होकर बहती थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वज्जी के बारे में, और सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज लिख दिया मगध का।
सोचिए। तो गंगा और सोन जैसी नदियां जो है ना वो मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और यहाँ पर रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उनको ट्रेनिंग देकर सेना में लगा देते थे। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ी, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा यहाँ पर ना लौह अयस्क की खदानें थी। ठीक है, तो मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में आपको याद रखना है कि दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। ये दोनों हैं मगध के। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक इनका फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, मतलब जो आज का पटना है, इसको राजधानी बनाया गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका आधुनिक राजगीर है ना, ये कई सालों तक मगध की राजधानी थी। बट बाद में जो है आपको पता ही है कि बिहार की राजधानी क्या हो गई, आज का जो हमारा पटना है। पहले तो पाटलिपुत्र नाम था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना होती थी। पहले के लोग, आपको पता ही है, सेना बहुत ज्यादा रखते थे और इसी वजह से फिर वो उनको सैलरी वगैरह नहीं दे पाते थे, तो फिर टैक्स वगैरह की इनको टैक्स वगैरह वसूलना पड़ता था। तो ये है मैसिडोनिया का राजा सिकंदर। लड़ना तो चाहता था, बट फिर उसको पता ही है, जब वो पहुंचा वहां पर तो उसने देखा कि भाई ये तो भारत के शासक के पास तो बहुत ज़्यादा सेना है, बहुत ज़्यादा हाथी हैं, हम तो इनसे अभी जीत ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा वज्जी साम्राज्य। देखिए, अब मगध के बारे में हमने पढ़ लिया कि मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया है। अजातशत्रु, बिंबिसार तो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। अब उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी थी वैशाली विहार। ठीक है, वज्जी का भी याद रखना, इसकी राजधानी थी वैशाली बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको हम कहते हैं गढ़ या संघ। ठीक है, तो जो वज्जी की जो शासन व्यवस्था है ना, हम उसे कहेंगे गढ़िया संघ। अब ये गढ़िया संघ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, गढ़िया संघ में ना कई शासक होते थे, एक या दो नहीं, बहुत सारे शासक होंगे और इसमें से ना प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाएगा। अब मान लो ये पूरा गढ़ है या फिर संघ और इसमें कई शासक हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे। अब इसमें से जो भी प्रत्येक व्यक्ति है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति ही क्या है, राजा है। और ये सभी राजा क्या करेंगे, विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ बैठकर करेंगे। ठीक है, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, जो भी बहस, जो भी डिस्कशन करना है, वाद विवाद के जरिए ये लोग तय करेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो किसी एक का नहीं होगा भाई, क्योंकि गढ़िया संघ में जितने भी हों सब राजा हैं, तो सभी को मिलकर चीजें डिसाइड करनी है। शत्रुओं के आक्रमण से भी निपटने के लिए लोग मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गढ़िया संघ में जो पूरे राजा हैं, जो भी चीजें होंगी वो वही डिसाइड करेंगे। स्त्री, दास, कमकार इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और ये लाइन पूछी हुई है आपके एसएसटी में, हिस्ट्री का। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। बाकी ये बस ध्यान रखिएगा कि जो वज्जी संघ का यह वर्णन जो है वो दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो बस इतना ध्यान रखो। मान लो कभी पूछ लिया, वैसे तो पूछा नहीं था, बट मुझे लगता है कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछेगा ही, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस ये बना रहे हैं इतने डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये दीघ निकाय से लिया गया है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया अपना मगध भी, वज्जी भी, सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहाँ पर थोड़ा सा बस बाकी है, उसको देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा जो है ना, इन संघों को जीतना चाहते थे। मतलब ये जो गढ़ है जिसे हम बोलते हैं संघ, इसमें कई शासक हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक राजा है। तो ये कोई भी चीज होगी तो ये अकेले डिसाइड नहीं करेंगे, चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे लड़ाई हो, जो भी चीजें हैं सब लोग मिलकर करते थे। तो बहुत सारे शक्तिशाली राजा ने सोचा कि क्यों ना इनको जीत लिया जाए। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक भी चलता रहा, बट इतना आसान नहीं था इनको जीतना, क्योंकि जो है भाई वो भी तो पावरफुल हैं। अब आप सोचो कोई अकेला राजा है और 10 राजा यहाँ पर हैं, ठीक है, वो तो ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो इतना इनको जीतना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 1500 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद से गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने जो है गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त की, तो वो है गुप्त शासक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो गुप्त शासक हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। जब आप इसको, हम चैप्टर 9 में है गुप्त शासक से रिलेटेड, आगे हम पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर देखोगे कि इन गुप्त शासक ने किन किन लोगों पर जो है विजय प्राप्त की। ठीक है,
तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। स्टार्टिंग से ही अश्वमेघ यज्ञ हो गया, आपका मगध हो गया, वज्जी हो गया, कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, साथ में आपका जो ये मगध का है किस किस नदियों से वो होकर जाता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। चलिए अब जो 2 क्वेश्चन हैं एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन आपका पूछा है सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस में 12 जनवरी 2022 में, ठीक है। इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों के द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनको क्या करना पड़ा, सेना रखनी पड़ी, किले बनवाने थे, और पैसे आ नहीं रहे थे, गिफ्ट पे ये लोग डिपेंड थे, तो इन्होंने कहा लाओ भाई टैक्स लगा देते हैं। जो भी व्यापारी है, जो भी पशुपालन कर रहा है, जो भी कोई सामान खरीद रहा है, इन सभी पे हम टैक्स लगाएंगे। कोई फसल पैदा कर रहा है उस पर भी हम टैक्स लगाएंगे। तो आखिर में ऐसा कौन सा था जिस पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया, नियमित कर। तो पहले ये सारे ऑप्शंस देखो, फसल पे टैक्स था, शिल्पकार पे भी था, चरवाहे मतलब जो पशुपालन का काम कर रहा है उस पे भी टैक्स था, परिवार पे कोई टैक्स नहीं था। अब आप बताओ, वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए अगर आपने वो पढ़ा ही ना हो तो आपको ये समझ में आएगा कि किस पे टैक्स नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट पूछा है एनसीईआरटी की किताब से, तो किस पे नहीं था, परिवार पे, बाकी सब पे था। कोई भी फसल तैयार होगी, कोई भी काम होगा, कोई भी सामान आप खरीदोगे, व्यापारी हैं, वसूला जाएगा टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका गढ़ और संघ से अभी जो लास्ट वाला पढ़े हैं वो है, ये भी आपका सीटेट में पूछा है। देखिए प्राचीन भारत के गढ़ या संघ, आपको पता चल गया ना गढ़ या संघ क्या होता है। ये एक तरीके का, इसमें कई शासक होंगे और प्रत्येक जो व्यक्ति होगा वो राजा होगा, ठीक है। और अभी हम जब गढ़ या संघ के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें यहाँ पर देखिए, ये ज्यादातर गंगा के मैदानों के उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं पढ़ी हमने, खत्म। ब्राह्मण ग्रंथों में संगठन और इन संघों के कार्य का विस्तृत विवरण दिया गया है, ये भी बात गलत है। प्राचीन गढ़ या संघ संगठित और लोकतंत्र के रूप में कार्य करते थे, ये भी गलत। गढ़ या संघ का मतलब होता है कि जो भी उसमें व्यक्ति है वो शासक है और सारे जितने भी लोग हैं उसमें वो सब राजा हैं। कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी डिस्कशन है, वाद विवाद है, वो सब एक साथ मिलकर करते थे, ना कि ये कोई लोकतंत्र है। तो ये भी खत्म, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। और अगर किसी ने गढ़िया संघ से रिलेटेड पढ़ा ही नहीं होगा तो इसमें समझ ही नहीं पाएगा, सोचेगा कुछ ना कुछ तो सही है, बट सीटेट ने इसका आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं। और अभी आपने देखा गढ़िया संघ में गंगा के मैदान की बात कोई नहीं है, ना ही कोई ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो रही है और ना ही कोई लोकतंत्र की बात हो रही है, ठीक है। एक बार और दिखाती हूँ। मेहनत हो रही है तो लाइक वाला बटन दबाई दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ये देखिए बात किस चीज़ की हो रही है, ये शासन व्यवस्था है, गढ़िया संघ लोकतंत्र नहीं है, और इसमें जो भी होगा वो राजा कहलाएंगे। ये लोग अनुष्ठान वगैरह, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। और इसमें क्या लिखा है कि एक लोकतंत्र है, ये ब्राह्मण ग्रंथ की इसमें कोई बात नहीं हो रही है, गंगा जलोढ़ मिट्टी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए उसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट, और जो 2 क्वेश्चन पूछा है वो भी हमने कर लिया, और एक क्वेश्चन ये वाला पूछा था, ये देखिए किस पे लो, मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाती हूँ। इसीलिए टैक्स वसूलते थे फसल पर, कारीगर पे, पशुपालक पे, व्यापारी, आखेटक, यहाँ पर कहीं भी परिवार पर टैक्स नहीं लिखा है, इसीलिए वो इसका आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताना, और आई होप कि आज आप लोग 1000 का लाइक्स ज़रूर करोगे। बाकी जो भी डाउट्स होगा बता देना, नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।